हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज चली हुई है और आज आपकी जो क्लास रहने वाली है वो अगेन सीडीपी की यानी कि साइकोलॉजी की रहेगी, बाल विकास की रहेगी, जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग है, यानी कि अधिगम का मूल्यांकन करना कि कितना बच्चे ने सीखा है, उसके बारे में आप बच्चे की जो लर्निंग है उसको चेक कर रहे हो। तो इसमें आज जो क्लास रहने वाली है वो पढ़ने वाले हैं डिफरेंस किसके बीच में, मेजरमेंट के बीच में, असेसमेंट के बीच में और इवैल्यूएशन के बीच में। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो इस वीडियो में कंप्लीट अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, कैसे आपको इनको अच्छे से करना है, ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आप इनको पसंद कर रहे हो। देखिए, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो इनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो कि जो देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है एक डायग्राम, आपको दिखाई दे रहा है कि सर्कल के अंदर सर्कल है। तो इसमें जो मेजरमेंट है, जब हम किसी बच्चे का मापन करते हैं, किसी बच्चे ने जो सीखा है जब हम उसको मापते हैं, तो वो आपका असेसमेंट में काम आता है। असेसमेंट होता ही उसके बेस पर है और वो चीजें फिर आपकी इवैल्यूएशन में भी हेल्प करती है। कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आएगा। मेजरमेंट क्या होता है? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। बच्चे की जो उपलब्धियां हैं, बच्चे ने जो लर्निंग करी है, उसके बेस पर आंकड़ों को कलेक्ट करना, डाटा को इकट्ठा करना हमारा मेजरमेंट कहा जाता है। जैसे मान लो आप कोई भी एग्जाम देते हो, मैंने अगर कोई भी एग्जाम दिया, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो जो एग्जामिनर है आपको चेक करके उसमें आपको नंबर देता है ना, कि भाई आपके 100 में से इतने नंबर आए, आपके 30 में से, जैसे आप सीडीपी में है, सीडीपी में आपके कितने में से 30 में से मान लो आपके 20 नंबर आए या फिर आपके 25 नंबर आए हैं। तो ये जो नंबर हम असाइन कर रहे हैं, ये जो संख्या हम आपकी प्रोग्रेस को असाइन कर रहे हैं, कोई भी टीचर या कोई भी एग्जामिनर, वो क्या कहलाती है? वो मेजरमेंट कहलाता है, यानी कि वो मापन कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर्स में जो है डाटा प्रोवाइड करता है, जिसको आप गिन सकते हो, तो वो आपका मापन होता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, कि आपके सीडीपी में कितनी प्रोग्रेस है, कि आपके 30 में से 20 नंबर आए। भगवान करे आपके ज्यादा है, मैं जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। ठीक है, असेसमेंट की बात करें तो जब आपका मेजरमेंट हो चुका है कि आपके सीडीपी में इतने मार्क्स हैं, तो उसके बेस पे अब आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है कि आपकी जो कमियां हैं वो यहां पर देखी जाती है। बेसिकली जो लर्निंग के गैप्स होते हैं, जो खाई होती है अधिगम की, उसको फिल करने का काम किया जाता है। किसमें? असेसमेंट में। कि अगर आपके 20 नंबर आए हैं या फिर कोई भी एग्जाम में आपके अगर रिस्पेक्टिव कोई भी नंबर आए हैं, तो आपकी कहां पर कमियां रह गई हैं, उस कमियों को भरने का काम किसमें किया जाता है? असेसमेंट में किया जाता है। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, यानी कि आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और साथ ही आपके कहाँ पर जो है आप लैग कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया जाता है। डायग्नोस्टिक आप इसको कह सकते हो, कि आपके जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसका निदान किया जाता है और उसके बेस पे फिर आपको सॉल्यूशंस यानी कि उपचार जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो ये असेसमेंट है। उसके बाद इवैल्यूएशन की बात करते हैं, जिसको मूल्यांकन कहा जाता है। ये बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें आप जजमेंट पास करते हो, यानी कि आप जो है निर्णय लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप लर्निंग गैप्स को नहीं फिल करते हो, यहाँ पर आप जजमेंट पास करते हो। किसके बारे में? आपने कितना सीखा है। ठीक है, यहाँ पर तो हम देखते हैं कि आप कैसे सीख रहे हो, आप कहाँ पर पीछे रह रहे हो, और यहाँ पर एक तरीके से जजमेंट पास किया जाता है किसी भी टीचर के द्वारा कि बच्चे ने अभी तक इतना सीखा है, दैट्स इट। आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने का काम कौन करता है? इवैल्यूएशन करता है। अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया, मान लो अगर 8th का एग्जाम दिया है किसी बच्चे ने 9th का दिया है, तो उसने 8th क्लास में एंड के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बेस पर आप वापस से उसको 8th में नहीं बैठाओगे, आप बल्कि उसको प्रमोट कर दोगे। किसके बेस पर? इवैल्यूएशन के बेस पर। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे के है लर्निंग गैप्स है वो नहीं भरी जाती है, बल्कि बच्चा जो है एक तरीके से नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। आप बस एक वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, आप बस उसको एक जजमेंट दे रहे हो कि बच्चे ने इतना सीखा है।
आप ये नहीं देख रहे हो कि बच्चे की कमियां कहाँ रह गई है। अब वो आगे जाकर के उस चीज को देखेगा, नेक्स्ट क्लास में देखेगा। तो ये क्या है, ये इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो इतना समझ में आया यहाँ से कि यहाँ पर हम सिर्फ बच्चे के परफॉर्मेंस को नंबरिंग देते हैं, सिर्फ संख्या में डील करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं असेसमेंट की बच्चे के अंदर जो है किस कॉन्सेप्ट की कमी है, बच्चे की जो लर्निंग गैप है उसको फिल करने का काम यहाँ पर किया जाता है। बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा है उसको वो यहाँ पर किया जाता है। और अगर बात करें जजमेंट पास करने की, बिकॉज आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि किस उसमें आप जो है जजमेंट पास करी जाती है, तो आपको क्या आंसर करना है, इवैल्यूएशन। कि हम यहाँ पर एक तरीके से पॉइंट दे देते हैं, एक तरीके से निर्णय पास कर देते हैं किसी बच्चे के बारे में कि उसने इतना सीखा है। ठीक है, इतना समझ में आया, तीनों के बीच में डिफरेंस है ये। उसके बाद जो मेजरमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, सबको पता है भाई, मात्रात्मक होता है क्योंकि आप नंबर्स असाइन करते हो बच्चे को, तो वो क्वांटिटेटिव होता है। जबकि असेसमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, यानी कि यहाँ पर आप नंबर तो दे रहे हो लेकिन इस नंबर के अंदर आप ये भी देख रहे हो कि बच्चे के अगर नंबर कटे हैं तो वो किस वजह से कटे हैं और उस चीज को फुलफिल करते हो, तो ये क्वालिटेटिव हो जाता है, यानी कि गुणात्मक हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें इवैल्यूएशन की तो ये आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, दोनों होता है, बिकॉज जब हमारे पास मेजरमेंट है, अगर मेजरमेंट ही नहीं है तो फिर इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। जब तक मुझे यही नहीं पता कि मेरे स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए हैं तब तक मैं इवैल्यूएशन कैसे करूंगी। तो इसलिए मेजरमेंट आपका सबसे छोटा फॉर्म होता है, उसके बाद फिर ये जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मेजरमेंट आपका सबसे लघु रूप होता है और इवैल्यूएशन जो होता है वो जो आपके नंबर है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं वैल्यूज ऐड करके देता है। भाई जो डिसीजन बनाएंगे हम किसी बच्चे के बारे में, जो हम जजमेंट पास करेंगे वो हम इसके बेस पर ही तो करेंगे कि उसके कितने मार्क्स है। ठीक है, तो ये आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये डाटा को नंबर्स में कलेक्ट करता है, संख्या में जो है आंकड़े बताता है आपको मेजरमेंट, जो कि हम बार बार बोल रहे हैं। और ये जो है किसी भी बच्चे की जो अधिगम है उसकी प्रोग्रेस को चेक करता है, उसके प्रोग्रेस का परीक्षण करता है कि कैसे आपका जो सीखना है, जो अधिगम है वो कैसे चल रहा है। ये कौन बताता है, ये असेसमेंट बताता है। जबकि कितना बच्चे के द्वारा सीखा गया है वो बताने का काम इवैल्यूएशन का होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, चीजें आसान है बहुत, बस आपको सिंपल सी चीज में एक लैंग्वेज में एक एग्जांपल फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि जब आप नंबर्स असाइन करते हो तो यहाँ पे, और जब आप ये देखते हो कि नंबर कहाँ कट रहे हैं, किस वजह से गलत हो रहा है, तो वो आपका असेसमेंट है। और जब हम एक डिसीजन पास कर देते हैं किसी बच्चे के बारे में तो फिर वो आपका क्या हो जाता है, इवैल्यूएशन हो जाता है। ठीक है, अब बात करें कि कब कब होता है, तो इट इज एन ऑल और नथिंग सिस्टम। ये कभी भी या कभी कभी होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, कभी भी या फिर कभी कभी होने वाली प्रक्रिया है, जबकि ये आपकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। ये कभी भी हो सकता है, भाई कॉन्टिन्यूअस होती है, लगातार चलती रहती है। टीचर क्लासरूम में टेस्ट भी ले सकता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। तो ये लगातार यानी कि सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। कौन सी, असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो तभी तो बच्चे के लर्निंग गैप्स के बारे में पता चलेगा। मैं हूं, अगर मान लो क्लासरूम में मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने वो टॉपिक पढ़ा दिया, अगर मैं बच्चे का असेसमेंट नहीं कर रही हूँ तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा किस चीज में पीछे रह रहा है, उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है थ्रू आउट द अकेडमिक पीरियड, ये चलती रहती है। अकादमिक अवधि जो भी है, जो भी शैक्षणिक जो भी अवधि है उसके दौरान जो है ये चलती रहती है। जबकि ये जो है एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक ही बार होती है जब आपका, जैसे हमने फॉर्मेटिव समेटिव आपने पता ही होगा ना, हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ये समेटिव होती है, ये एंड ऑफ द ईयर होती है। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, परिणाम के ऊपर आधारित होती है, ये सिर्फ परिणाम डिसाइड करती है। ठीक है, आपको सिर्फ एंड में रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, इवैल्यूएशन करता है। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको बताया कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट्स में मेजरमेंट सबसे बड़ा है आपका इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के अंदर ही आता है असेसमेंट, और असेसमेंट के अंदर आता है मेजरमेंट। जब तक मैं किसी बच्चे का नंबर में कोई भी डाटा नहीं प्रोवाइड करूंगी तो फिर मैं उसका असेसमेंट नहीं कर सकती हूँ। मुझे यही नहीं पता कि आपके सीडीपी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा असेसमेंट में कि आप कहाँ पीछे रह रहे हो। ठीक है, और जब मैं असेसमेंट कर रही हूँ
तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है, जब तक मुझे ये नहीं पता रहेगा तो फिर मैं इवैल्यूएशन कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये जो है आपके कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करते हैं आपस में, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बट आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स हो जाता है मेजरमेंट जो है असेसमेंट और इवैल्यूएशन का। असेसमेंट जो होता है वो डायग्नोस्टिक होता है, यानी कि निदानात्मक होता है, जिसमें आपकी जो लर्निंग गैप्स हैं, यानी कि जो आपके अधिगम की खाई है उसको फाइंड आउट किया जाता है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो आप कहाँ पीछे रह रहे हो, आपकी कमियां क्या है, उसको भरने का काम असेसमेंट में किया जाता है। जबकि ये जजमेंटल होता है, आपको सिर्फ एक निर्णात्मक एक रिजल्ट आपको दे दिया जाता है। ठीक है, फिर आप जो है कहीं पर भी, जैसे मान लो भाई 7th क्लास का पेपर अगर किसी बच्चे ने दिया है फाइनल एग्जाम, तो उसके बेस पर आप वो सीधा 8th में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने जो कमियां रह गई है उस एग्जाम में वो थोड़ी ना उसको वापस से करवाई जाएगी, वो फॉर्मेटिव में होता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है इसके अंदर। लचीलापन से मतलब क्या है? लचीलापन से मतलब ये है कि इसमें बच्चे की लर्निंग गैप्स को फुलफिल किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस फॉर्म होता है, जबकि ये कैसा फॉर्म है? ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड होता है, जैसा भी रिजल्ट बच्चे ने दे दिया वो फिक्स्ड है, उसको बदलने का काम नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो बार बार कह रहे हैं ये फॉर्मेटिव फॉर्म में होता है, यानी कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, और ये एंड ऑफ द टर्म होता है, समेटिव होता है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी डाटा को चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि इसमें आप लर्निंग गैप्स को चेंज करने का काम करते हो, उसको फिल करने का काम करते हो। तो ये डिफरेंस था किसके बीच में? ये डिफरेंस था मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच। आज की जो क्लास रहने वाली है वो अगेन इवैल्यूएशन की रहेगी, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पिक किया है, जहां से एक सवाल आपके लिए बनता ही बनता है, वो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको सतत और व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बिल्कुल डिटेल में और साथ ही पॉइंट टू पॉइंट में सारी चीज़ें आपको समझाने वाली हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस आप इसको बिना स्किप किए हुए अच्छे से आपको इसे देखना है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है हमने समझा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन और क्यों इसको लाया गया, और सारी जो फैक्चुअल चीजें हैं इसकी वो भी साथ में, और इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, सभी लेवल के लिए भाई, पीआरटी, टीजी, पीजीडी सभी के लिए है। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, कि ये जो इवैल्यूएशन है वो आपका स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम है, यानी कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है। ये आपकी विद्यालय आधारित मतलब जो भी होगा आपके स्कूल में होगा, एक्सटर्नल किसी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। इंटरनली स्कूल के अंदर जो आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा वो आपका स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम कहलाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो चीज है कि सबसे पहले इसके बारे में एडवाइस करने का काम किसने किया, कहां से इसकी नींव जो है वो स्टार्ट हुई, किसने सुझाव दिया, तो एनईपी 1986 इसके बारे में सबसे पहले बात करता है कि आपका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो थोड़ा लचीला होना चाहिए है, आप सीसी को लेकर के आओ। फिर बाद में एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनईपी को भी हम अपनी इस एचटेट की सीरीज में कवर करेंगे और एनसीएफ को भी कवर करेंगे। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी बात करता है किसके बारे में, सीसी के बारे में, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बट ये जो चीजें आपकी आई जो कि चल रही है सीसी, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 के तहत सेक्शन 29 में इस चीज का जिक्र किया गया और इसको मैंडेटरी किया गया सीसी को। ठीक है, क्या किया गया? मैंडेटरी किया गया, यानी कि अनिवार्य किया गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, किसके तहत अनिवार्य किया गया है? आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये तीनों टॉपिक हम अपने एस्टेट की सीरीज में कवर करेंगे। मैंने क्लासेस बनाई भी हुई है जो कि आप 2022 वाले एस्टेट के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। स्टार्टिंग से फिर से नए तरीके से इस सीरीज में भी क्लास लाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए उस चीज के लिए। तो आरटीई 2009 एक्ट के अंदर सेक्शन 29 के तहत इसको मैंडेटरी किया गया, किसको? सीसी को। ये इतना ध्यान में रखोगे आप। उसके बाद अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने लागू किया इसको, किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आप यहां पर नाम याद रखोगे, इंट्रोड्यूस बाय सीबीएसई इन 2009 फॉर क्लास 9। ठीक है, सबसे पहले सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2009 में क्लास 9 के लिए इसको एप्लीकेबल किया और संपूर्ण भारत में इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, संपूर्ण भारत में इसको 1 अप्रैल 2010 से क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपसे अगर कोई पूछे किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो आप बताएंगे सीबीएसई के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें थी जो कि सीसी के बारे में थी।
अब जो है हम थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस है इसका क्या मतलब है, कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है। बात तो इवैल्यूएशन की हो रही है। पहले जो इवैल्यूएशन सिस्टम था वो कुछ ऐसा था जिसमें अंक दिए जाते थे, जिससे बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील होता था, बच्चे को फेल भी किया जाता था अपने अंकों के आधार पर, वो काफी टेंशन में भी रहता था। तो इसको और भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ठीक है, आपके इवैल्यूएशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला बनाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया भाई, सीसी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेस है एग्जाम का वो बच्चे के ऊपर ना रहे, इसलिए सीसी को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। जिसमें जो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है भाई, सबको पता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि आप जो बच्चे का असेसमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, लगातार करेंगे। आप सिर्फ एक टाइम पे नहीं कर सकते हो कि आपने पूरे साल उसको पढ़ाया और साल के एंड में बस आप एक एग्जाम ले रहे हो। नहीं, आप बच्चे का असेसमेंट लगातार करेंगे, फ्रीक्वेंटली करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंटली करेंगे, क्लासरूम में करेंगे, जैसे मर्जी वैसे करेंगे, बट आप उसका असेसमेंट लगातार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने असेसमेंट पढ़ा है। क्योंकि असेसमेंट में हम क्या करते हैं, बच्चे के लर्निंग के जो गैप्स हैं उनको हम फिल करते हैं। ठीक है, लर्निंग के गैप्स को हम क्या करते हैं भाई, फिल करने का काम करते हैं असेसमेंट में। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, मतलब कि आप जो इवैल्यूएशन करेंगे बच्चे का वो आप लगातार करेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम आप बच्चे के जो लर्निंग के गैप्स है उनको फिल करने का काम करेंगे। अब इसके तहत आप क्या चीजें पढ़ते हैं, उसके तहत आपने बहुत बार देखा होगा, आपसे पूछा भी जाता है, आपने नाम भी सुना होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। साथ ही असेसमेंट एज लर्निंग का नाम सुना होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग का, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। तो इसके बीच में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगर बात करें असेसमेंट एज लर्निंग की, तो इसको थोड़ा सा अभी साइड करो, इसको भी मैं बाद में समझाऊंगी, पहले इन दोनों को देखो। असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम एफए बोलते हैं, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। एफए मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, और हिंदी में ये कहलाता है रचनात्मक आंकलन। रचनात्मक आंकलन कहलाता है। ठीक है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को ऐसे बोला जाता है, जो कि आपका समेटिव असेसमेंट होता है, जिसको हम योगात्मक आंकलन कहते हैं। योगात्मक आंकलन कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो आप इसको ना कैसे याद कर सकते हो, जहां पर फोर मतलब एफ से स्टार्टिंग हो रही है, तो अगर एफ से स्टार्टिंग हो रही है तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये ऑफ है मतलब एस से। ठीक है, और एज मतलब वो पीयर वाला होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको हम सीखने के लिए आंकलन बोलते हैं, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। और ये जो असेसमेंट है ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। वो हम पहले पढ़ के आए हैं कि बच्चे के जो लर्निंग गैप्स है, बच्चे के अंदर जो बच्चा जिस चीज में पिछड़ रहा है उसको फिल करने का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें हमेशा ध्यान में रखोगे। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग कौन सा असेसमेंट किया जाता है, तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग आपका एफए किया जाता है, जिसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हो, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, और एसए कौन सा होता है, ये आपका एंड ऑफ द टर्म होता है। एंड ऑफ द टर्म होता है। ठीक है, हमने पहले भी पिछली क्लास में अभी जब डिफरेंस करवाए थे तब पढ़ा था ना, एंड ऑफ द टर्म, यानी कि आपका जो शैक्षणिक सत्र है उसके एंड में ये किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने, अगर आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ा भी रहे होंगे स्कूल में, या फिर आपने पढ़ाया भी होगा, आपने खुद भी पढ़ा होगा, तो अभी ये सिस्टम आपका लागू हो चुका है कि आपके FA1, FA2 और फिर एक SA1 होता है। अभी रिसेंटली आपका स्कूलों में जो है SA1 हुआ है। ठीक है, उसके बाद FA3 होगा, फिर FA4 एंड देन SA2 होगा। तो ये आपका सिस्टम जो है CC के अंदर अभी इंक्लूड किया गया है। तो अभी जो एग्जाम होगा वो आपका कितने तरीके से होगा कि सबसे पहले आपका यूनिट टेस्ट, जिसको आप बोलते हो, कि FA1 लिया जाएगा, फिर FA2 लिया जाएगा, और फिर इन दोनों को मिला करके SA1 लिया जाएगा। तो FA1 जो है उसका 10% रहेगा, FA2 का 10% और SA1 का 30% यहाँ पर वेटेज जो है लिया जाता है। और ऐसे ही आपका ये जो आपका जो पूरा फर्स्ट टर्म हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, 50% हो जाता है। एंड सिमिलरली फर्स्ट टर्म के बाद जो आपका FA3 होता है वो 10% का होता है, FA4 भी 10% और SA2 आपका 30%, तो ये भी आपका 50% का हो जाता है। ऐसे ये आपके पूरे कितने परसेंट के हो जाते हैं, 100% के हो जाते हैं। तो अभी राइट नाउ स्कूलों में क्या सिस्टम चला हुआ है, सबको पता ही होगा ये चीजें।
तो FA1 और FA2 में क्या करते थे, जितने भी बच्चा जिस भी चीज़ में पिछड़ रहा है उसको फुलफिल करके हम SA1 में उसको कवर कर सकते हैं। ऐसे ही FA3 FA4 और यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका जो है वो 40% वेटेज लेकर के जाता है। आपसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं 40% कैसे, 10 10 10 और 10 कितने हो गए, 40% हो गया। और समेटिव असेसमेंट आपका कितना लेकर के जाता है, 60% वेटेज जो है वो लेकर के जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चीजें समझ में आए कि फॉर्मेटिव क्या है, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बिल्कुल एंड में कौन सा होता है, वो आपका समेटिव होता है, जिसमें आप लर्निंग को जो है वो लर्निंग के जो गैप्स है बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं रह गए हैं उसको आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, जबकि आप इसमें कर सकते हो। अब जब बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग की, जिसको हम सीखने के रूप में आंकलन बोलते हैं, तो ये आपका कहलाया जाता है पीयर असेसमेंट, इसको आप कहते हो। ठीक है, पीयर लर्निंग आप इसको कहते हो। पीयर का मतलब सभी को पता है भाई, सहपाठी बोलते हो, साथी है ना, सहेली, बंधु, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो लर्निंग होती है वो कौन सी होती है, पीयर लर्निंग होती है। जब आप आपस में लर्निंग को साझा करते हो एक दूसरे के साथ, तो वो आपकी पीयर लर्निंग कहलाती है। यानी कि क्लास में जो बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लर्निंग को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से भाई पीयर असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, जिसमें बच्चे जो है अपनी लर्निंग को, एक दूसरे के लर्निंग को जो है खुद से जांचते हैं, चेक करते हैं, तो वो आपका असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। और फॉर्मेटिव और समेटिव मैंने आपको बता ही दिया। तो कॉन्टिन्यूस के अंदर आपके ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें आपका जितना भी जो एजुकेशनल पार्ट है, जो आप स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो ना, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट्स वगैरह वो इसमें आ जाते हैं। बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव की। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मतलब आप इसमें स्कोलास्टिक एरिया जो है बच्चे का वो तो चेक कर ही रहे हो, साथ ही आप को स्कोलास्टिक एरिया भी चेक कर रहे हो। मतलब कि यहाँ पर जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है बच्चे का देखा जा रहा है, सर्वांगीण विकास यहाँ पर बच्चे का देखा जा रहा है हर एस्पेक्ट में। ठीक है, सर्वांगीण विकास मतलब बच्चे के डेवलपमेंट का ऑल एस्पेक्ट, हर पहलू जो है वो देखा जा रहा है। तो सारे पहलू का विकास यहाँ पर इसका मेन मकसद है। मतलब कि ये है कि सिर्फ आप बच्चे को किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें, इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो भी बच्चे के अंदर, उसमें भी पूरा जो बच्चा है वो पारंगत होना चाहिए है। तो कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपका स्कोलास्टिक आ गया है, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको करवाया, जिसमें FA1 SA1 आ जाता है, जो कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, जो कि आपका एकेडमिक पार्ट है। ठीक है, एकेडमिक पार्ट यहाँ पर आ जाता है, जिसको मैंने जस्ट आपको अभी समझाया है। इसके अलावा ये बात करता है को स्कोलास्टिक की, सह शैक्षिक क्षेत्र की भी। आप शिक्षा तो कर ही रहे हो, साथ में अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो आप एक अच्छी एजुकेशन, अपने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ आप में जो है अच्छा डिसिप्लिन भी होना चाहिए, आप में वैल्यूज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज की बात करी जाती है, आपके अंदर सोशल वैल्यूज हो, सामाजिक मूल्य हो आपके अंदर। ठीक है, मोरल वैल्यूज हो, भाई उतना आपके अंदर नैतिक मूल्य भी तो होना चाहिए, है ना, चीजों को सही और गलत आप पता लगा सको, है ना, इतना तो होना चाहिए। साथ ही आपके अंदर जो बेसिक स्किल्स है वो भी उसके बारे में बात करता है। एटीट्यूड आपका बात करता है। को करिकुलर एक्टिविटी, जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, वो सारी इसके अंदर काउंट हो जाती है। तो ये आपका था कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि आपका स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम है। सबसे पहले CBSE ने इसको लागू किया था 9th क्लास में। 2009 का जो RTE एक्ट है, इसके तहत इसको मैंडेटरी किया गया। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि आप जो असेसमेंट कर रहे हो बच्चे की, वो आपकी लगातार होनी चाहिए है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्टार्टिंग में कर रहे हो। ठीक है, देखो लगातार चल रही है ना, पहले FA1 FA2, आपको वेटेज ध्यान में रखनी है, 40% और 60% का वेटेज होना चाहिए है। और ये कई बार कंफ्यूज करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है समेटिव असेसमेंट कहलाता है। इसके अलावा मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यहाँ पर अब फेल करने वाला कोई भी चीज नहीं रह गया है। ठीक है, अब जो है फेल नहीं कर सकते हो आप बच्चों को। ठीक है, तो फेल नहीं कर सकते, तो अब जो लाया गया इसमें, वो ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया है। ग्रेडिंग सिस्टम को, है ना, आपको पता होगा ना भाई ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ग्रेड मतलब अब आपको आपके नंबरों के आधार पर ग्रेड दे दिए जाते हैं। किसी को A मिलता है, किसी को B मिलता है, किसी को C मिलता है। तो ये जो ग्रेड है इसको आपने समझना है। तो A1 A2 होता है, B1 B2 होता है, C1 C2 होता है, D और फिर E1 और E2 होता है। ठीक है, A1 जो है आपका 91 से 100, ये आपका फिर 81 से 90, ये 71 से 80 और ये 61 से 70 एंड सो ऑन।
तो आपका जो मिनिमम ग्रेड आना चाहिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए वो ग्रेड डी होता है। अगर किसी का ग्रेड E1 और E2 है तो मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको री एग्जाम यहाँ पर देना होगा, फिर से आपको अपनी परीक्षा में बैठना होगा बच्चे को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि अब जो है आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो। ये कहता है कि आप जो है फेल वाले सिस्टम को त्यागेंगे, बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हो। तो फेल नहीं होगा बच्चा तो मतलब बच्चे के अंदर स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो जो तनाव से पहले बच्चा गुजरता था, जो ड्रॉप आउट रेट चल रही थी, उसको डिक्रीज करने का काम इस सीसी के द्वारा किया गया। इसलिए कहा गया है कि इसको और भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इवैल्यूएशन को हमारे सीसी को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन टॉपिक आपका चला हुआ है और इसी सीरीज के अंदर जो आज आपका सेशन होने वाला है वो हम एक अच्छे टेस्ट, एक अच्छा जो परीक्षण होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और आपने अगर प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कई बारी, तो आपको अपने इस क्वेश्चन को भी सेव करना है, इसे 1 मार्क्स को भी सेव करना है और इस वीडियो से आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो जब भी हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, तो किसी भी बच्चे का असेसमेंट करने के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट का निर्माण करते हैं, परीक्षण का निर्माण करते हैं। तो वो परीक्षण कैसा होना चाहिए ताकि बच्चे का जो इवैल्यूएशन है वो अच्छे से हो सके, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। जिसमें आपको यहाँ पर ढेर सारे 8 जो नंबर्स है वो आपकी कैरेक्टर्स दी हुई है और यही से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट उससे पहले आपको टेस्ट होता क्या है, आई एम श्योर सबको पता ही होगा, फिर भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो टेस्ट क्या होता है, परीक्षण होता क्या है। टेस्ट इज ए टूल। हम बहुत सारे इवैल्यूएशन के टूल्स एंड टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे उपकरण और तकनीक है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाली हूँ, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेस्ट क्या होते हैं, एक ऐसा टूल होता है या फिर कोई एक क्वेश्चन होता है या फिर सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, प्रश्नों का समूह होता है जो कि मेजर करता है यानी कि मापता है किसको, बच्चे के परफॉर्मेंस को। ठीक है, उसका कैसा प्रदर्शन है, उसने जो पढ़ा है, जो उसने लर्निंग करी है, उसने उसका प्रदर्शन कैसा है उसको मापता है। साथ ही उसके जो कौशल स्तर है उसका मेजरमेंट करता है और किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बच्चे की लर्निंग क्या है वो सारी चीज मेजर करने का काम किसका होता है, टेस्ट का होता है। अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें, जब हम पढ़ते थे या फिर अगर आप अभी भी अगर कभी कोई एग्जाम देते हो, जैसे अगर आप एस्टेट का एग्जाम देंगे तो आपका जो टेस्ट होगा उसमें आप क्या पता चलेगा, बेसिकली उसमें ये पता चलेगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो सब्जेक्ट्स है उसमें आपकी लर्निंग कितनी है, वही तो पता चलेगी। तो टेस्ट का बेसिकली यूज यही होता है कि किसी भी बच्चे की लर्निंग जो है वो कितनी हुई है, किस हद तक है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसके स्ट्रेंथ पॉइंट है, वो सारी चीज किसके द्वारा की जाती है, टेस्ट के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो टेस्ट यहां से आपको समझ में आया टेस्ट क्या होता है। अब बात करते हैं मेन चीजों की जो कि आपकी विशेषताएं हैं, जहां से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, आप यहाँ से इसको आराम से लिख लेना अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो। हर एक चीज में हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि जितनी चीजें मैं आपके लिए लिखती हूँ ना वो कुछ भी फालतू नहीं होता है, तो मैं पहले से ही हर चीजों को सॉर्टेड करके रखती हूँ। ठीक है, तो आपको इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला जो आपका क्वालिटी है वो आपका वैलिडिटी कहलाता है। कोई भी जो टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वैधता उस टेस्ट में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने ये टेस्ट बनाया है, जिस पर्पस के लिए बनाया है वो पर्पस आपका यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख ले कि जिस पर्पस के लिए आप टेस्ट बना रहे हो वो पर्पस आपका क्या हो, फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं आपका टेस्ट लेती हूँ और मान लीजिए मैंने कोई पर्सनालिटी वाला चैप्टर आपको पढ़ाया है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, व्यक्तित्व वाला चैप्टर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर मैं आपका यहाँ पर इवैल्यूएशन करना चाहती हूँ कि आपने कितना सीखा है, तो मैं यहाँ पर जो टेस्ट बनाऊंगी जिसके बेस पर आप मुझे बताएंगे भाई आपके ये लर्निंग है, आपके जो मार्क्स होंगे, जो आपकी रिजल्ट होगा वो अगर मुझे बताता है कि मेरे को अगर अच्छे समझ में आ रहा है कि आपकी जो वीकनेस है वो कहाँ है, आपको कितना अच्छे समझ में आ रहा है, तो मतलब वो टेस्ट क्या रह जाता है, वो वैलिड रह जाता है। अगर मेरे बनाए हुए टेस्ट में आपकी वो चीज मुझे मिल ही नहीं रही, मैंने किस पर्पज से टेस्ट बनाया था, मैंने टेस्ट बनाया था क्या, ताकि मैं आपका पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन कर पाऊं, लेकिन अगर मैं उसका इवैल्यूएशन आपके रिजल्ट से नहीं कर पा रही हूं तो मतलब वो टेस्ट कैसा है, वो टेस्ट आपका वैलिड नहीं है। तो कहने की बात ये है कि किस पर्पज के लिए आप बना रहे हो, वो पर्पज अगर फुलफिल हो रहा है तो वो टेस्ट वैलिड है, अदरवाइज वो टेस्ट वैलिड नहीं है। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे सीटेट में भी पूछा गया है,
एस्टेट में भी पूछा गया। तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी ये आपके मेन है जहां से आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। बाकी आपने करने तो सारे ही है, ठीक है। तो वैलिडिटी क्या कहता है कि आप किस पर्पज के लिए टेस्ट बना रहे हो, ठीक है, वो टेस्ट आपका उस पर्पज को फुलफिल करता हो। सेकेंड चीज आती है कि रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। आप किसी परीक्षण को जब बनाते हो तो आपका विश्वास कितना है उसके ऊपर, आप कितना उस चीज पर जो है ट्रस्ट करते हो, तो वो विश्वसनीयता कहलाती है। मतलब कि सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में अगर आप सेम रिजल्ट उस टेस्ट से मिल रहा है तो वो टेस्ट क्या है, रिलायबल है। इसको आप एग्जांपल से समझो। मान लो मैंने आपका एक टेस्ट लिया, पर्सनालिटी की ही बात कर लेते हैं। अगर मैंने आज आपका ये टेस्ट लिया है और आज मान लीजिए किसी एक बच्चे का मैंने टेस्ट लिया और उस बच्चे के यहाँ पर 150 में से अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आज मैंने लिया है। कल अगर मैं फिर से उसका यही टेस्ट, सेम टेस्ट अगर इस बच्चे का लेती हूँ तो अगर इसके 150 में से मान लीजिए 125 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो क्या ये टेस्ट रिलायबल है? ये टेस्ट रिलायबल नहीं है, क्योंकि आपका जो सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है। परिस्थितियां आपकी जो है सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में है, बट आपका जो है सिमिलर रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब कि रिजल्ट कैसा है, ये जो टेस्ट कैसा है, वो रिलायबल नहीं है। आपका यहाँ पर मार्क्स से अराउंड 100 ही आना चाहिए, तभी वो वो टेस्ट कैसा होगा, वो रिलायबल होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि आपका टेस्ट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, डिफरेंट सिचुएशंस में आपका जो टेस्ट है वो सेम रिजल्ट अगर देता है तो वो क्या कहलाती है, वो रिलायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी। कोई भी टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए है, वस्तुनिष्ठता एक टेस्ट में होनी चाहिए है। इसका मतलब क्या है कि सेम रिजल्ट देता हो वो परीक्षण व्हेन मार्क्ड बाय डिफरेंट पीपल। अगर कोई भी एक टेस्ट मैंने बनाया है, अगर आपने वो टेस्ट दिया है, फिर मैंने वो टेस्ट दिया है, तो चाहे कितने भी लोग इसको इवैल्यूएट कर ले, रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। अगर मैंने कोई एक टेस्ट दिया है, किसी ने अगर वो टेस्ट बनाया, अगर मान लो मैंने अगर उसको चेक किया, किसी और ने वो टेस्ट दिया और मैंने अगर उसको चेक किया, तो अगर 50 में से 20 नंबर आ रहे हैं और कई दूसरा बंदा अगर उसको चेक करता है तो अगर 50 में से 40 नंबर आ जाए, है ना, और अगर तीसरा बंदा करता है तो 50 में से 50 नंबर आ जाए, तो क्या वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव है? वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे कितने भी लोग, डिफरेंट पीपल अगर उस टेस्ट को चेक कर ले, मार्क कर ले, तो आपका रिजल्ट जो है वो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। कहने की बात ये है कि हमेशा कि कभी भी जो चेक करने वाला है ना, उसके इमोशंस यहाँ पर इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैं अगर कोई भी दो बच्चे हैं, अगर मैं एक के प्रति थोड़ा सा ज्यादा अफेक्शन फील करती हूँ, मुझे एक ज्यादा अच्छा लगता है, एक मुझे कम अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्यादा अच्छे लगने वाले को ज्यादा नंबर दे दूंगी, ठीक है। तो उस चीज का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए है। तो ऑब्जेक्टिविटी से आप इतना समझोगे कि चाहे कितने भी लोग उस टेस्ट को अगर इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, अगर गलत है तो वो गलत ही है, सही है तो मतलब वो सही है, वो किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होगा आउटसाइड चीजों से, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी आपको यहाँ से समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी टेस्ट में कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए है, मतलब की समग्रता होनी चाहिए है। समग्रता से मतलब क्या है कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हो तो आप सभी टॉपिक्स को उसमें इंक्लूड कर रहे हो, सारे विषय टॉपिक्स को, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं आप संपूर्ण सिलेबस को, संपूर्ण पाठ्यक्रम को उसमें शामिल कर रहे हो, तो वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है। अगर मैं साइंस का पेपर ले रही हूँ, मान लो अगर मैं साइंस का पेपर ले रही हूँ तो साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को मैंने उस पेपर में इंक्लूड किया है। मैथ्स का अगर ले रही हूँ तो मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को मैंने इंक्लूड किया है इस पेपर में, यानी कि मैं किसी भी एक टॉपिक के प्रति बायस्ड नहीं हूँ, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवनेस है ना, समग्रता बनी हुई है, व्यापकता है मेरे उस टेस्ट में। तो यानी कि मैं बच्चे का जब असेसमेंट कर रही हूँ तो मैं हर एक चीज को असेस करना चाह रही हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को असेस नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। मान लो अगर हिंदी है, इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश के अंदर भाई पोयम भी आती है, ठीक है, पैसेज भी आता है, ठीक है, लेटर वगैरह भी आते हैं, निबंध आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, तो मैं सबके क्वेश्चंस डाल रही हूँ, तो वो मतलब क्या है, वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, ठीक है। आपका टेस्ट कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि समग्रता भी टेस्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो 5 क्वालिटी है वो ये है, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए टेस्ट में, ठीक है। दिखने में आपको थोड़ा नेगेटिव टर्म दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वालिटी किसी भी टेस्ट में जरूर होनी चाहिए है। टू डिफरेंशिएट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, जो विद्यार्थी होते हैं उनके डिफरेंट वर्गों में डिवाइड करने की। जैसे अगर आप कोई भी टेस्ट ले रहे हो तो भाई जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका अलग परफॉर्मेंस होता है, जो एवरेज बच्चे होते हैं, सामान्य वाले जो बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं ना,
प्रतिभाशाली होते हैं जो 140 प्लस का IQ रखते हैं। एवरेज जो है वो 90 से 110 का। बिलो एवरेज भी आपकी क्लास में बच्चे होते हैं, बहुत सारे है ना भाई होते हैं। और कई बारी जो बहुत ही लो लर्नर भी होते हैं आपकी क्लास में। तो हर प्रकार के बच्चे होते हैं। अगर मैं कोई ऐसा टेस्ट बना दूं कि जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो फिर ये सारे ही बच्चे एक जैसे नंबर ले आएंगे। भाई गिफ्टेड के भी 100 में से 100 आ रहे हैं, एवरेज के भी 100 में से 100 आ रहे हैं, बिलो के भी आस पड़ोस में आ रहे हैं, और लो लर्नर के भी आसपास में 90 से ऊपर आ रहे हैं। तो फिर उस टेस्ट का कोई फायदा ही नहीं है। मैं कैसे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर पाऊंगी कि किस बच्चे को जो है लर्निंग में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन आपके टेस्ट में जरूर होना चाहिए है, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि कैटेगरीज यानी कि गिफ्टेड बच्चे कहाँ पर लाइक कर रहे हैं, एवरेज कहाँ पर, बिलो कहाँ पर और लो लेवल कहाँ पर लाइक कर रहे हैं, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपने टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रेटेजीज है उसमें थोड़ा सा संशोधन कर पाऊँ। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टेस्ट में जरूर होना चाहिए है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टेस्ट आपका डायग्नोस्टिक होना चाहिए। ठीक है, डायग्नोस्टिक टर्म बहुत बार आया है। डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक आप जिसको बोलते हो, और इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चों की लर्निंग है उसको डायग्नोज कर पा रहे हो, मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है कहाँ पर वो अच्छा काम कर रहे हैं और कहाँ पर उनकी वीकनेस चल रही है, मतलब कमियां कहाँ चल रही है, उनको कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। ये अगर पता किसी को चल रहा है तो मतलब वो टेस्ट कैसा है, डायग्नोस्टिक है। ठीक है, ऐसा टेस्ट ना हो कि मुझे पता ही नहीं चल पाए कि मेरे बच्चे कहाँ पर पिछड़ रहे हैं, कहाँ पर वो अच्छा बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो टेस्ट कैसा होना चाहिए है, डायग्नोस्टिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी है 7 नंबर पे, यानी कि टेस्ट कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिता। आपका जो टेस्ट जो परीक्षण मैंने बनाया है वो आपके व्यवहार में रहने के लायक हो, आप उसको व्यवहार में ला सको। ठीक है, आपके रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड हो वो टेस्ट, रियल लाइफ सिचुएशन पर। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन यानी कि वास्तविक परिस्थितियों में वो चीजें प्रयोग में आती हो। साथ ही वो टेस्ट जो है ना तो बहुत ही ज्यादा लेंथी होना चाहिए, आपने इतना लंबा टेस्ट उसको बना दिया कि वो जितना भी टाइम प्रोवाइड किया गया था वो उसको पूरा ही ना कर पाए बच्चा, और आपने उसको इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि वो बच्चा उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, बच्चा कर पाए उस चीज को, वो अपने व्यवहार में ला पाए उस चीज को। ठीक है, तो टेस्ट आपका ऐसा होना चाहिए है। नेक्स्ट जो टेस्ट है का जो क्वालिटी है वो है नॉर्म्स। टेस्ट के जो है कुछ नॉर्म्स डिसाइडेड होते हैं, अगर किसी टेस्ट में नॉर्म नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। हर टेस्ट के अपने एक मानक होते हैं जो डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा भाई, जैसे जितनी भी भर्तियां वगैरह आती है, जैसे अगर DET+B की बात करें तो वहां पर एक होता है आपका टाइप ए और एक होता है आपका टाइप बी, मतलब पेपर ए और पेपर बी जिसको बोलते हो। ये आपका कॉमन पेपर होता है और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। ठीक है, कॉमन पेपर में आपने ध्यान दिया होगा 40% नंबर लाना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। अगर आप इसमें 40% नंबर नहीं लाते हो तो फिर ये वाला जो पार्ट है ये आपका इवेल्युएट नहीं किया जाता, इसको जांचा ही नहीं जाएगा अगर आपका इसमें 40% मार्क्स नहीं है। तो ये जो यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है ये क्या कहलाता है, ये नॉर्म्स कहलाता है कि किसी भी प्रश्न पत्र में एक ऐसा मानक डिसाइड कर दिया जाता है जो कि चीजों को इजी कर देता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें भी कोई भी आपका एग्जाम होता है, जैसे एचटेट का ही एग्जाम लगा लो। ठीक है, एचटेट के एग्जाम में आपको 90 मार्क्स लाना यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। अगर आपके 90% मार्क्स आपके 90 नंबर लाना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, 90 नंबर आपको लाना अनिवार्य हो जाता है, और 90 नंबर अगर आप नहीं लाते हो तो मतलब आप क्या नहीं हो, पास नहीं हो। तो ये एक मानक यहाँ पर डिसाइड कर दिया है कि आपको कितने मिनिमम नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं। ठीक है, ये आपकी क्या डिसाइड करती है, मानक। तो किसी भी टेस्ट में जो है आपका स्टैंडर्ड स्कोर यहाँ पर सेट कर दिया जाता है और अकॉर्डिंगली चीजें जो है वो देखी जाती है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसी भी परीक्षण के जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको सभी अच्छे समझ में आए हैं। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने मैक्सिमम टाइप वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बीच में देखा है, काफी जो क्वेश्चन है वो वैलिडिटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखोगे। हमने टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पढ़े हैं, और जो आज आपकी क्लास रहने वाली है वो इवैल्यूएशन का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के उपकरण और तकनीक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है तो। ठीक है, तो आपको समझना है अच्छे से टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो होते क्या हैं। देखो, एक चीज आप पहले अच्छे से समझो कि टूल्स और टेक्निक जो है वो दोनों सेम नहीं है। हमें
इसको कई बार सेम समझते हैं और पढ़ते हैं, बट ये दोनों जो है वो सेम नहीं है। टूल्स आपके क्या होते हैं, उपकरण होते हैं, और टेक्निक होती है तकनीक होती है, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंस की बात करी जाए तो कभी भी जब भी हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो हम इन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट दिया है, असाइनमेंट है, डिबेट है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन, सोशियोमेट्री और केस स्टडी की बात करते हैं। तो ये जितने भी आपके तकनीक है, इनका जब हम किसी भी बच्चे का जब हम असेसमेंट करते हैं, हम आकलन करते हैं, तो हम इन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और किसकी हेल्प से, इन टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि देखो अभी मैंने क्या बोला है कि जितने भी ये तकनीक है उसमें हम किनका, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चे के असेसमेंट के लिए। और जब बात करते हैं असेसमेंट की, तो असेसमेंट आपका सभी को पता भाई थ्रू आउट द ईयर ये क्या है, चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, जिसमें हम जो हमने सीसी भी पढ़ा है, ठीक है, आपका एक कॉन्टिन्यूस यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, या फिर कह लो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपकी जो है असेसमेंट चलती रहती है। और बच्चे के आकलन के लिए हम किनका इस्तेमाल करते हैं, इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है यहां से। जैसे मान लो अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ किसी का भी, ठीक है, मान लो अगर मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो इंटरव्यू लेते वक्त, साक्षात्कार लेते वक्त हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। हम साथ ही जिस पर्टिकुलर चीज के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, साथ ही उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कितना, वो भी देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी को भी देखते हैं, उसका वे ऑफ सेटिंग भी देखते हैं, है ना, हर चीज को देखा जाता है इंटरव्यू में। तो यहाँ पर मैं उसका असेसमेंट कैसे कर सकती हूँ, इन टूल्स की हेल्प से कर सकती हूँ। जैसे अगर मैंने इंटरव्यू लिया है तो मैं उसका कैसे असेसमेंट कर सकती हूँ, मैं एक चेकलिस्ट बना करके उसका असेसमेंट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ भाई, चेकलिस्ट हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा यस और नो की फॉर्म में आपको ज्यादातर जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है, यस और नो में, ठीक है। चेकलिस्ट क्या होता है, और ये इनके बारे में हमने पर्सनालिटी में भी डिस्कस किया था, ठीक है, अगर आपने ध्यान में दिया हो, अगर आपने पढ़ा है वो वाला टॉपिक। तो चेकलिस्ट में क्या करते हैं, यस और नो में। तो मैं यहाँ पर एक चेकलिस्ट बना सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ किसी भी बच्चे का, तो यहाँ पर हो गया यस और यहाँ पर हो गया नो, ठीक है। मैं मान लो उसकी देखती हूँ, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अगर चेक करती हूँ, ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। तो अगर अच्छा है उस बच्चे का ड्रेसिंग सेंस तो मैं यस मार्क कर दूंगी, नहीं है तो फिर मैं नो में मार्क कर दूंगी, ठीक है। अगर मैं बच्चे से एकेडमिक रिलेटेड कोई भी चीजें पूछ रही हूँ, उसकी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ रही हूँ, तो अगर वो बता पा रहा है तो मैं यस मार्क कर दूंगी, नहीं बता पा रहा है तो मैं नो मार्क कर दूंगी, ठीक है। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है वो अगर चेक करना हो, तो अगर वो अच्छा है तो मैं यस मार्क करूंगी, नो है तो मैं नहीं मार्क करूंगी, ठीक है। तो मैं किसका मैंने तकनीक तो इस्तेमाल करी इंटरव्यू की, लेकिन मैंने कौन से टूल का इस्तेमाल किया है ये टीचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप चेकलिस्ट की हेल्प से आप कर सकते हो, जो कि यस और नो में होता है। तो अभी यहां से समझ में आया कि दोनों जो चीजें हैं वो आपके डिफरेंट है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहां से आपका चेकलिस्ट हो गया है। तो हम इन टूल्स को अच्छे से समझेंगे, और साथ ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपने देखा हो या फिर कभी एग्जाम दिया हो सीटेट का या फिर एचटेट का, कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टूल है और कौन सा जो है वो टेक्निक है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई, टूल्स आपके ये होते हैं और टेक्निक आपके ये होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज पूछा जाता है आपसे, ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं, ज्यादा डीप में चले जाते हैं, हम बेसिक चीजों को ध्यान नहीं रख पाते। तो आपको पहले तो यही ध्यान रखना है टूल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आपके टेक्निक होते हैं, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट क्या होता है भाई, प्रोजेक्ट सबको पता है, कोई आपने भी सबने करे ही होंगे प्रोजेक्ट, है ना। टीचर जो है किसी भी टॉपिक पे बच्चों को दे देता है, आप इस पे प्रोजेक्ट करो। अब प्रोजेक्ट में जो है बच्चे को अपना खुद से एक होमवर्क टाइप करना होता है, खुद से उसको रिसर्च करनी होती है, तो वो प्रोजेक्ट होता है वो। अब इन सारे टूल्स के बेस पर मैं बच्चे को क्या कर सकती हूँ, असेस कर सकती हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए असाइनमेंट भी सबको पता है भाई क्या होता है ना, ढेर कुछ क्वेश्चंस जो है टीचर दे देता है, बच्चे को उनको सॉल्व करना होता है। डिबेट क्या होता है, वाद विवाद होता है, कोई भी एक टॉपिक जो है वो टीचर दे देता है और फिर ये देखता है कि बच्चे उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे का ग्रुप वर्क भी देखा जाता है, टीम वर्क भी देखा जाता है। इंटरव्यू हमने डिस्कस ही कर लिया है। ऑब्जर्वेशन मतलब आप ऑब्जर्व करके बताते हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, बच्चे का अवलोकन कर रहे हो कि बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है, आप उसके बेस पर बच्चे को असेस करते हो। फिर सोशियोमेट्री के फादर कौन कहे जाते हैं, जैकोब एल मोरेनो,
ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। जैकोब एल मोरेनो जो है वो समाजमिति के फादर कहे जाते हैं। सोशियोमेट्री का मतलब है कि आप ग्रुप्स में जो बच्चा है वो कैसे इंटरेक्ट करता है, अपने पीयर्स के साथ वो किस तरह के संबंध बना रहा है, ठीक है, तो वो सोशियोमेट्री में आता है। और केस स्टडी हमने पहले भी डिस्कस किया है। केस स्टडी मतलब किसी भी बच्चे से रिलेटेड कोई भी इशू अगर है या फिर उसके पास में जो कुछ भी चीजें हुई है तो उसको स्टडी करना क्या है, केस स्टडी कहलाता है। अब हम बात करें बेसिकली इन टूल्स की जहां से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, एक बहुत कंफ्यूजन चीजें होती है एनेक्डोटल, पोर्टफोलियो और क्यूमुलेटिव के बीच में, और तीनों को आज हम बहुत ही बढ़िया एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप कभी भी इन चीजों को ना भूलें, ठीक है। चेकलिस्ट हमने कर लिया, यस और नो में होती है सारी चीजें। फिर बात आती है रेटिंग स्केल की, रेटिंग स्केल की। अब रेटिंग स्केल से आप भली भांति परिचित है, हमने जो पर्सनालिटी वाला चैप्टर है उसमें भी किया था। भाई रेटिंग देते हो आप किसी को भी उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। आप बच्चे को रेटिंग कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। आप 1 से 10 तक में भी दे सकते हो, आप नंबर्स में भी दे सकते हो, आप सिंबल में भी दे सकते हो रेटिंग बच्चे को, है ना। जैसे मान लो आपने लिया है इंटरव्यू ही, आपने साक्षात्कार लिया है एक बच्चे का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का, इंटरव्यूअर ने लिया है इंटरव्यू। अब आप कैसे उसको असेस करोगे, या तो आप उसको नंबरिंग प्रोवाइड करोगे, है ना। 10 नंबर जो है टीचर के हाथ में होते हैं जैसे एकेडमिक्स में, तो या तो आप उसको, अगर बच्चे ने सारी चीजें बढ़िया तरीके से करी है, बढ़िया तरीके से उसने प्रेजेंट किया है अपने आप को, बढ़िया सारे उसने सवालों के जवाब दिए हैं, तो उसको 9 से 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सिंबल की बात करें तो ऐसे आपको सिंबल मिल जाएगा, है ना, बहुत ही बढ़िया था। अगर खराब परफॉर्मेंस है तो फिर आपका सिंबल ऐसे दे देंगे, ठीक है। या फिर स्टार की फॉर्म में आपने देखा होगा, है ना, आप स्टार की फॉर्म में। तो रेटिंग का मतलब है आप बच्चे के परफॉर्मेंस को कैसे रेट कर रहे हो, ठीक है। उसके अपने अपने मेथड हो सकती है। फिर बात करते हैं जो मेन चीज हम बात कर रहे हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड की। अब ये जो रिकॉर्ड है ना, देखो तीनों के नीचे जो है आपका रिकॉर्ड लिखा होता है। एनेक्डोटल में भी पोर्टफोलियो भी आपका एक तरह का रिकॉर्ड है और क्यूमुलेटिव भी आपका एक तरह का रिकॉर्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों क्या है, ये तीनों समान है, आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है भाई, किसी भी इंसिडेंट की, कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है बच्चे के साथ, उसकी शॉर्ट समरी होती है, ठीक है। कोई भी ऐसी घटना है वो संक्षिप्त रूप में लिखी होती है। अब ये घटना भाई कोई भी मतलब मेन घटना होनी चाहिए, मतलब ऐसा ही नहीं है कि जो नियमित रूप में जो बच्चे के साथ हो रहा है आप उसको लिख रहे हो, नहीं, कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो एक ऐसा विशिष्ट व्यवहार, कोई ऐसा एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो बच्चे ने क्लासरूम में अपनी क्लास के दौरान, स्कूल के दौरान दिखाया है, उसको टीचर यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है, तो वो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो क्लास में एक बच्चा है जिसकी जो बहुत ही मतलब गुस्से वाला है ना, उसका किसी के साथ बन नहीं रहा है या फिर वो मारने पीटने पर उतारू रहता है, तो अब क्या कर सकता है टीचर इस केस में? टीचर सबसे पहले उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड उठाएगा कि ऐसा इस बच्चे के साथ क्या हुआ है कि ये इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। अब टीचर को हो सकता है उसमें मिल जाए कि उसने 1 साल पहले, 2 साल पहले या फिर 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में उसने किसी बच्चे की पिटाई कर दी थी या फिर उसकी किसी बच्चे ने पिटाई कर दी थी, ठीक है। तो वो एक ऐसा बिहेवियर जो कि उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में दर्ज है, उसके बेस पर टीचर अब जो है आगे अपनी चीजों को कर सकता है। तो ये वो बिहेवियर होते हैं, वो स्पेसिफिक इंसिडेंट होते हैं जिनकी शॉर्ट समरी आपको इस रिकॉर्ड में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे यही पूछ लेगा किसी भी इंसिडेंट की शॉर्ट समरी, संक्षिप्त रूप में किसी भी घटना का वर्णन कहां मिलेगा, तो वो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मिलेगा। अब जरूरी नहीं है नेगेटिव हो, बहुत ही पॉजिटिव वाली चीज भी हो सकती है। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है ना, मतलब सराहनीय प्रयास अगर किसी बच्चे ने किया है, उसको प्रेज मिले अगर उसने ऐसा काम किया, उसने स्कूल का नाम रोशन किया है या फिर उसने अपने किसी जो फ्रेंड है उसकी जान बचाई है मान लो, है ना, बहुत बढ़िया उसने काम किया है, तो वो भी उसमें क्या है, दर्ज हो सकता है। तो स्पेसिफिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं, मतलब डेली रूटीन में आने वाले बिहेवियर की बात नहीं कर रहे कि आज उसने होमवर्क नहीं किया, आज उसने होमवर्क कर लिया है, वो नहीं यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। इतना यहां से समझे कि जब भी आपसे विशिष्ट व्यवहार की बात करें और अगर उसकी शॉर्ट समरी पूछ रहे हैं तो वो किस रिकॉर्ड में दर्ज होगा, वो आपका एनेक्डोटल में दर्ज होगा। फिर बात आती है पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो क्या है? हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है। इंग्लिश में ये नाम थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर किया करो, बिकॉज हिंदी में हो सकता है गलती, बट प्रेफरेंस जो है वो इंग्लिश वाले शब्दों को ही दी जाती है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, सबसे पहले तो लिख लो, अगर आप लिख रहे हो तो, ठीक है। ये आपकी एक कलरफुल फाइल होती है, कलरफुल फाइल यानी कि रंग बिरंगी, रंगीन फाइल होती है। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा,
ठीक है, बच्चे से रिलेटेड रंगीन फाइल जो है वो किस में आती है, तो कलरफुल फाइल होती है। ठीक है, बच्चा जो कुछ भी क्लासरूम में कर रहा है वो उसकी कलरफुल फाइल है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चा अगर मान लो 4th क्लास में या 5th क्लास में 6th क्लास में किसी भी क्लास में है, तो उसको थ्रू आउट द ईयर जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे, जो भी उसको मॉडल वगैरह दिए जाएंगे, कोई भी उसको प्रोजेक्ट वगैरह दिए गए हैं, कोई भी टेस्ट वगैरह है, तो अब इनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो कहां पर दर्ज किया जाएगा, वो आपका पोर्टफोलियो में। ठीक है, पोर्टफोलियो ये जो एक फाइल बनाई गई है इसके अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट है, असाइनमेंट चेक हो गया है, जो भी नंबरिंग वगैरह दी गई है उसको उठा करके पोर्टफोलियो में, ठीक है, ये एक फाइल है, इस फाइल में उसको असाइनमेंट को डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर उसको चिपका दिया गया। अब मॉडल को तो चिपका नहीं सकते तो इसका पिक्चर लगा दिया। ठीक है, आप इसका पिक्चर खींच के, है ना, प्रोजेक्ट भी सेम आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई टेस्ट है तो आप उस टेस्ट को यहाँ पर जोड़ सकते हो। तो ये पूरा एक ऐसी कलरफुल फाइल बन जाती है, किससे रिलेटेड, ओनली एंड ओनली चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। ठीक है, चाइल्ड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट द ईयर, उससे रिलेटेड ये एक ऐसी रंग बिरंगी फाइल बन जाती है जो क्या करेगी, काम करेगी। अब इसके बेस पर टीचर जो है एंड ऑफ द ईयर बच्चे का आकलन कर सकता है, असेसमेंट जो है वो कर सकता है। ठीक है, जब एंड में टीचर के हाथ में जो 5-10 नंबर 2-4 नंबर जो भी होते हैं, किसके बेस पर टीचर देगा, इसके बेस पर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे का असेसमेंट ऐसे टीचर कर सकता है। साथ ही मान लो अगर बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया है, तो अब जो नया जो टीचर है उसके लिए तो सारे बच्चे नए हैं, तो वो क्या करेगा, हर एक बच्चे से जुड़ने के लिए क्या उठाएगा, ये पोर्टफोलियो फाइल उठाएगा कि बच्चा कैसा है पढ़ाई में। ठीक है, तो उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया उसको लग जाएगा उसके पोर्टफोलियो की फाइल को देखते हुए। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना कि ये जो है आपका साल दर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। भाई एक साल मान लो ये 4th क्लास में था, 4th क्लास में उसने कुछ अलग काम किया, अब नेक्स्ट में 5th क्लास में उसको अलग से असाइनमेंट मिलेंगे, अलग से उसको प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो वो क्या होती रही, साल दर साल आपकी चेंज होती रहती है। ठीक है, जबकि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वो आपका चेंज नहीं होता है, ये आपका जब तक बच्चा स्कूल में है तब तक आपका ये रिकॉर्ड चलता रहेगा। ठीक है, जो भी नोट्स बना रहे हो ना, साथ साथ अपनी इन सभी बातों को अच्छे से लिखते रहना। ठीक है, तो पोर्टफोलियो कैसी हो गई, आपकी एक कलरफुल फाइल हो गई है पोर्टफोलियो किसी भी बच्चे से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, स्पेसिफिक बिहेवियर की बात हो गई है, जिसको आप क्यूमुलेटिव को संचयी रिकॉर्ड बोलते हो। स्पेसिफिक बिहेवियर की बात हो गई जिसको हम एनेक्डोटल बोलते हैं। बच्चे से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डाटे वगैरह है, वो सब पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो है चाइल्ड का ही आएगा, बट इसमें जो है बच्चे की फैमिली भी आ जाती है, बच्चे की पारिवारिक डिटेल भी इसमें आ जाएगी, बच्चे की हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, बच्चे का अटेंडेंस भी आ जाएगा, कितनी उसने उपस्थिति दर्ज करवाई है, उसका एकेडमिक भी आ जाएगा। यानी कि किसी भी बच्चे से रिलेटेड और उसकी फैमिली, बच्चे से रिलेटेड जो कुछ भी डाटा होता है वो सब किस में आएगा, वो इसमें आएगा। पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड से रिलेटेड था, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड से रिलेटेड था। इसमें बच्चे के इर्द गिर्द जो कोई भी इंडिविजुअल है उन सब का डाटा भी क्यूमुलेटिव में आएगा। जैसे कि पेरेंट्स का डाटा है ना, कहाँ से है, पेरेंट्स क्या करते हैं, तो वो डाटा किस में आएगा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आया तीनों में। एनेक्डोटल में कोई भी स्पेसिफिक बिहेवियर हम डालते हैं, पोर्टफोलियो में बच्चे से रिलेटेड कोई भी जो बच्चे से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें होती है, लेकिन क्यूमुलेटिव में बच्चे और साथ ही बच्चे से रिलेटेड उसके पेरेंट्स है, कोई भी है, सभी का डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, किसमें, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। ठीक है, ये तीनों रिकॉर्ड यहां से अच्छे से समझ में आए। अब जो लास्ट आ जाता है वो आ जाता है क्वेश्चनेयर। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है क्वेश्चनेयर है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्नावली आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चनेयर के बेस पर जो है बच्चे का यहाँ पर असेसमेंट किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड, और एक होता है एमसीक्यू बेस्ड। आप किस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चे से पूछ रहे हैं। ओपन एंडेड का मतलब है आप ऐसे टाइप पूछ रहे हो, आपने दे दिया कोई भी, बताओ आपकी इस पर क्या राय है, कोई भी क्वेश्चन, अब बच्चे की जितनी मर्जी उतना उस पर लिख सकता है।
ठीक है, आप इसको ऐसे टाइप कह सकते हो भाई 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 8 नंबर का है, 10 नंबर का है, कितने नंबर का प्रश्न है। तो बच्चे से जितना पूछा गया है वो उतना उसमें अपने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख देगा, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब है कि मतलब बिल्कुल ही क्लोज है, आपको कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हो। जैसे ट्रू और फॉल्स हो गया तो ट्रू हो जाएगा या तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, या तो यस होगा या तो नो हो जाएगा, तो वो क्लोज एंडेड है, आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख सकते हो। एमसीक्यू तो सबको पता ही है, तो आपको 1 पिक करना या 2 या 3 या फिर 5, जितने भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो वो आपके एमसीक्यू बेस्ड हो गए। इसके बेस पर बच्चे का जो है असेसमेंट लिया जाएगा। तो ये हमने आज पढ़ा है आज के इस वीडियो में टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेनली यहाँ से जो है इन तीनों से पूछे जाते हैं, साथ ही ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप ज़रूर अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स बना या अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 7419055279। आप पेड नोट्स यहाँ पर ले सकते हैं। कंप्लीट जनरल सेक्शन के नोट्स आपको एचटेट के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं, सभी लेवल्स के लिए, ठीक है, सभी लेवल्स के लिए, और बहुत बढ़िया आप अपने मार्क्स यहाँ पर ले सकते हो। वीडियो पसंद आती तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लग रही है वीडियो। सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।